हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल थिंक सिविल में। आज है 22 जुलाई यानी कि मंडे का दिन और आज हम स्टार्ट करेंगे द हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस। जो जो इम्पोर्टेंट न्यूज होंगे उनको यहाँ पे हम लोग कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले बात करें तो इंडेक्स की। इंडेक्स यहाँ पे क्या बताता है कि आपको इन आर्टिकल्स पे आज बात करनी है। ठीक है, इतने आर्टिकल्स को आज हम लोग कवर करेंगे। क्या क्या है। केरल इम्पोज कंटेनमेंट मेजर्स एज 14-year-old बॉयज डाइज ऑफ नीपा इन्फेक्शन। क्या हुआ, जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि एक 14 साल का लड़का जो है स्कूल से रिटर्न आने के बाद बीमार पड़ जाता है और उसको उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं और वहां से उसके रिलेटिव्स दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं जहां ये पाया जाता है कि उस लड़के को कहीं ना कहीं नीपा इन्फेक्शन जो है वो हो रखा है। तो उसके लिए अलग अलग मेजर्स लेते हैं और जिसके कारण से उसकी जो एंटीवायरल ब्लड्स वगैरह है वो कहीं ना कहीं पुणे से आने होते हैं और वो कहीं ना कहीं संडे को पहुंचना होता है। जिसके बाद उसका इलाज जो है धीरे धीरे चल भी रहा था क्योंकि इसकी पूरी तरह से वैक्सीन तो बनी नहीं है, तो नॉर्मली इलाज चल रहा था और कल इस बच्चे की डेथ जो है वो हो गई। तो इसके लिए क्या मेजर्स लिया जा रहा है, क्या गाइडलाइंस है, इसके बारे में जानेंगे। अगला है केरल इशूज गाइडलाइंस ऑन ओमेबिक ब्रेन इन्फेक्शन। एक नया इन्फेक्शन देखने को मिला है, ओमेबिक ब्रेन इन्फेक्शन, जिसके लिए केरल ने क्या किया है, यहाँ गाइडलाइंस को इशूज किया है। ठीक है, इशू किया है, तो उस बारे में यहाँ पे बात करेंगे। अगला आर्टिकल है इंडिया गारमेंट एक्सपोर्ट वोज सेल्फ इन्फ्लिक्टेड रिपोर्ट। देखिए गारमेंट जो है इंडिया की किस तरीके से जो एक्सपोर्ट कंपनी है पहले आपको पता है कितनी चलती थी और आज के टाइम पे कितनी डाउन हो रही है, और इसके कंपैरिजन कहीं ना कहीं बांग्लादेश और बाकी कंट्रीज से किया है कि किस तरीके से इंडिया में जो है डाउनफॉल देखने के बारे में मिला है। इस चीज को भी हम लोग आर्टिकल में कवर करेंगे। अगला आर्टिकल है नीट केस हियरिंग टुडे। जैसे कि आपको पता है 20 तारीख को 12 बजे नीट की जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया गया था क्योंकि 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। अब जो है कुछ केसेस के हियरिंग बाकी है, तो उसको जो एस्पिरेंट ने फाइल कर रखे हैं अलग अलग अपील्स को, कहने की उसको आज हियरिंग करने की बात की गई है। किस तरीके से जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं वहां यहाँ पे उस चीज को भी यहाँ पे देखेंगे। अगला है बेल कैन नॉट बी डिनाई ऑन द ग्राउंड ऑफ सीरियस चार्जेस, सुप्रीम कोर्ट कहती है। क्या है ये, अगर मान लीजिए कोई इंसान जेल में है और उसको जो ट्रायल है वो लंबे टाइम हो गया, ट्रायल ही नहीं आया, उसका नंबर ही नहीं आया ट्रायल होने में, तो कहीं ना कहीं उसको बेल मिलना चाहिए। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे भी है जहां पे आपको बेल जो है डिनाई कर सकता है अगर आप सीरियस चार्ज में हो। ठीक है ना, तो ये बात बताया जा रहा है, देखेंगे इस आर्टिकल को। इंडिया इज मूविंग अहेड विथ विजन ऑफ डेवलपमेंट एंड हेरिटेज मोदी। क्या बताया जा रहा है, इंडिया कहीं ना कहीं अपनी जो डेवलपमेंट और हेरिटेज की विजन को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जो यूनेस्को की मीटिंग है उसमें कहीं ना कहीं इस चीज को आगे रखने की बात कर रहा है और लास्ट में मैप वाले क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला आर्टिकल, केरल इम्पोज कंटेनमेंट मेजर्स एज 14-year बॉयज डाइज ऑफ नीफा इन्फेक्शन। ठीक है, ये और ये आर्टिकल दोनों एक ही है। चलिए चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं थोड़ा सा निपा वायरस के बारे में। मैंने कल भी बताया था और आज थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं फिर से। ये एक जूनोटिक वायरस है जो कि ट्रांसफर होता है किसमें, एनिमल टू ह्यूमन में। और ये ऑर्गेनिज्म का जो कारण है वो आरएनए में इनसेफेलिटीज होना, यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड वायरस की फैमिली में बिलोंग करना, और ये कहीं ना कहीं इनसेफेलिटीज को बढ़ाना कारण इनका कारण है। अगर बात करें, इसका जो सबसे पहला ब्रोकआउट हुआ था वो मलेशिया सिंगापुर में हुआ था 1998 और 1999 में। इसके बाद इस डिजीज को नाम जो है वहां के मलेशिया के जो विलेज है सुंगाई निपा, उसके नाम पे इसको रखा गया, यानी कि निपा वायरस। इसका जो फर्स्ट अपीयरेंस है डोमेस्टिक पिग में देखा गया। यहाँ पे तो अब बात करते हैं केरल ने जो इम्पोज किया है कंटेनमेंट मेजर्स को, क्या है इसके जो लड़के के डेथ होने के बाद। जो नीपा वायरस है उसको क्लेम किया जा रहा है कि 14 साल के जो बॉय है ममलापुरम डिस्ट्रिक्ट में केरल में, उसकी लास्ट में डेथ हुई है। इस इन्फेक्शन को देखते हुए ये कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि फ्रूट बैट से ह्यूमन में और दूसरे एनिमल में ये फैलता है, और इसको प्रोमोटेड द स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज कंटेनमेंट मेजर्स लास्ट टू पंचायत इन टू डिस्ट्रिक्ट। दो पंचायतों में या डिस्ट्रिक्ट्स में इसको कंटेनमेंट
मेजर्स जो है 2 डिस्ट्रिक्ट्स के पंचायतों में लिया गया है। केरल के हेल्थ मिनिस्टर बिला गौर ने ये कहा है कि जो गवर्नमेंट ने ये बताया कि भाई ये जो टीनेजर है इसकी डेथ कहाँ हुई है, आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, जो कॉलेज हॉस्पिटल यानी कोझिकोड में, क्योंकि इसको इंटेंसिव मेडिकल केयर में रखा गया था, फिर भी इसकी डेथ जो है हुई है। इन्होंने इस बात को ही बताया कि जो डेथ है वो कार्डियक अरेस्ट की यानी कि हार्ट के प्रॉब्लम की वजह से ज्यादा हुई है, यानी कि जो अटैक है निपा इन्फेक्शन का वो हार्ट पे ज्यादा हुई है। निपा आउटब्रेक जो है ममलापुरम और कोझिकोड में हुआ है, जिसमें 17 लाइफ्स जो है वो 2018 में गए थे। यहाँ पे पुणे बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कंफर्म किया है जो टीनेजर है उसमें निपा वायरस के इन्फेक्शन जो है मिले हैं, और कम से कम 3 लड़के रिलेटिव्स में अंडर सर्विलेंस पे रखा गया हॉस्पिटल के द्वारा, और 4 अदर इंटरेक्ट जो उसके साथ किए थे उनको भी कहीं ना कहीं मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज में हॉस्पिटल में रखा गया है। और ये बात बताई जा रही है इनमें हाई रिस्क कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी सिम्टम्स की। तो इन 7 का कहीं ना कहीं सैंपल अभी तक तो टेस्टेड नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है, ऐसा दिखाया जा रहा है। बाकी देखते हैं। तो इसमें अगला आर्टिकल जो इसी से ही रिलेटेड है, आर्टिकल तो इसी के पार्ट है। क्या बताया जा रहा है, अगर टीनेजर की केस की बात करें तो जो डेडलाइन था इन्फ्लुएंस एंटीवायरल उसको कहीं ना कहीं पास कर दिया गया था। जो मेडिकल बोर्ड है वो कहीं ना कहीं ऑथराइज की थी कि ये एडमिनिस्ट्रेट किया जाए उसके डिस्पैरेट लाइफ सेविंग मेजर्स के लिए। जो टीनेजर ने रिपोर्ट किया था कि वो किस तरह से बीमार हुआ 2 जुलाई 10 के बाद, और उसके पेरेंट्स ने किस तरीके से उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया, इस बात की रिपोर्टेड जो है की है। जो बॉय की कंडीशन थी वो कहीं ना कहीं खराब थी, जिसके वजह से उसके रिलेटिव्स ने क्या किया, उसको कंडीशन को देखते हुए उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यानी कि कोझिकोड हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया, जहां डॉक्टर ने उसको पाया इंसेफेलिटीज जो है वो कहीं ना कहीं सेट हो चुकी है उसकी बॉडी में। जो बॉडी है अभी इंटरेटेड पर नीपा प्रोटोकॉल बॉय के विलेज में, यानी कि प्रोटोकॉल के साथ लड़के के गांव जो है भेज दिया गया है। यहाँ अगर कंटेनमेंट मेजर की बात करें तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे कंटेनमेंट मेजर्स लिया है ममलापुरम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने, जहाँ पे इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग मास्क को मैंडेटरी कर दिया है ताकि वो आगे की नोटिस तक तब तक कम से कम ये सारी चीजों को फर्दर फॉलो करते रहे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि पंडिकड़ और अनाक्यम पंचायत में या सिनेमा हॉल्स को कहीं ना कहीं यहाँ पे रोक दिया है, इन सब चीजों को शट डाउन कर दिया है। और साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि सोशल गैदरिंग को कहीं ना कहीं अवॉइड करनी है। शॉप्स को जो कंटेनमेंट जोन है उसको 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ही आप खोल सकते हो, ओपन कर सकते हो 10 बजे और क्लोज कर सकते हो 5 बजे। जो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर है उन्होंने भी वार्न किया है लोगों को कि वो सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें, ठीक है, और उन्होंने एडवाइस दिया अगर इस तरह की कुछ चीजें उनको नजर आती है तो वो फीवर सिम्टम्स या कुछ भी नजर आती है तो वो सबसे पहले डॉक्टर को कंसल्ट करें। और साथ ही जो फ्रूट वगैरह है, पार्टली ईटन फ्रूट वगैरह को उसको कंज्यूम ना करें, यानी कि कुछ खाया हुआ फ्रूट अगर मान लो कोई रखा हुआ है तो उसको कंज्यूम ना करें, ऐसा इंफॉर्मेशन में दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है केरल इश्यूज गाइडलाइंस ऑन अमेविक ब्रेन इन्फेक्शन। क्या हुआ है, 5 केसेस कहीं ना कहीं, क्या नाम है, मेनिंगो एनसेफेलिटीज, ये एक अमेविक मेनिंगो एनसेफेलिटीज है, और इसमें इंक्लूडिंग 3 डेथ्स हुए हैं जो कि एडोलेसेंस में देखा गया है, और ये पास्ट के 3 महीने में देखा गया, यानी कि लास्ट 3 मंथ से 3 डेथ जो है, 5 केसेस जो है आए हैं, जिसमें 3 डेथ जो है वो रिपोर्ट किए गए। यहाँ पे स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ने आगे आके टेक्निकल गाइडलाइंस और इसके प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में जो है वो जो है बताया, बट ये फैटल इन्फेक्शन है और इसका जो ट्रीटमेंट है वो वगैरह सब कैसा है, रेयर है, मतलब इतनी आसानी से नहीं हो पाती है। अगर हम एक केस की बात करें जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है अमेविक पैरासिटिक, जिसका आप साइंटिफिक नाम नेग्लिरिया
फोलोरिया, ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नाम है। और ऑर्गेनिज्म जो है वो वर्मा ओमेवा और वर्मीफॉर्मिस के नाम से, यानी कि जो फ्री लिविंग ओमेवा है जो एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं उसके नाम से ये एग्जिस्ट करता है। ये जो गाइडलाइंस है फॉलो कर रहे हैं सभी हॉस्पिटल जहाँ पे ये केसेस डील हुई है, और यहाँ पे मैग्नेटिस की कुछ भी अगर छोटी मोटी केस भी आती है कहीं ना कहीं उनको भी सही तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। प्राइमरी ओमेविक मैग्नीजिनोसिस मैग्नीगोनएनसेफेलिटिस इज ए रेयर लेकिन लीथल है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन जो है रैपिडली फॉलो करता है फ्री लिविंग अमीबा के साथ। फ्रेश वाटर हो, चाहे लेक हो, चाहे वो आप रिवर में हो, तो उन जगह पे ये ज़्यादा तेजी से फैलना स्टार्ट कर देता है। तो इसका ट्रीटमेंट अभी भी कंसर्न बना हुआ है, ठीक है। बहुत सारे ऑप्टिमल अप्रोच जो है, अनसर्टेनिटी देखा गया है। और अगर बेस्ट ड्रग की बात करें इसमें अभी तक कौन सी बताई गई है, आपके ओमेबिसिडल ड्रग्स, ओमेबिसिडल ड्रग, ओमेबिसिडल ड्रग, ठीक है। तो ये नाम भी बड़े अजीब अजीब होते हैं, जो कि आपके विट्रो एक्टिविटी को कैपेबली करते हैं और ब्लड ब्रेन की जो क्रॉसिंग होती है उसकी बैरियर को कहीं ना कहीं एक्टिविटी देने का काम करते हैं। तो ये ओमेबिक ब्रेन इन्फेक्शन ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कोट अच्छा कोट यहाँ पे गांधी जी ने बताया कि आपकी अगर हेल्थ इट इज द हेल्थ दैट रियल वेल्थ, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो ये एक अच्छी रियल वेल्थ है। और जो पीस ऑफ गोल्ड और सिल्वर है ये कोई वेल्थ नहीं है। वेल्थ एक्चुअली में आपकी कौन सी है, आपकी वेल्थ है जो आपकी हेल्थ, यानी कि अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो इसका मतलब वेल्थ भी आपकी ठीक है, प्रॉपर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन गारमेंट एक्सपोर्ट वूज सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, क्या बताया जा रहा है। अगर बात करें 14.5 बिलियन की, पर एक्सपोर्ट जो है जॉब इंटेंसिव सेक्टर है, एक्सपोर्ट जो है वो एक जॉब इंटेंसिव सेक्टर है, लोअर है 2023-24 में, और किसके मुकाबले, लास्ट ईयर के डिकेडल यानी कि 10 साल के मुकाबले। यहाँ पे जो बैरियर का काम किया है वो कौन किया है, रॉ मटेरियल जो कि इंपोर्ट किया जाता है, या डिफिकल्टी कस्टम्स, ट्रेड प्रोसीजर, ये सारे कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पैदा कर रहे हैं। अगर बात करें एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट जो है इंडिया की लेबर इंटेंसिव गारमेंट सेक्टर है, जिसमें अपने राइवल से जैसे कि वियतनाम हो गया, बांग्लादेश से, कहीं ना कहीं यहाँ से ये पीछे हो चुका चला है। कब से, 2013-14 से। और बहुत सारी कंट्रीज कहीं ना कहीं हाई ड्यूटीज और बैरियर लगा रही है रॉ मटेरियल पे, इंपोर्ट पे, क्योंकि डिफिकल्टीज उनके कस्टम्स को और उनके ट्रेड प्रोसीजर को, ठीक है, इन सब चीजों को कहीं ना कहीं बैरियर लगा रही है। इंडिया के गारमेंट एक्सपोर्ट जो है 2023 और 24 में देखा गया है 14.5 बिलियन डॉलर का रहा है। अगर कंपेयर करें 2013-14 की तो वह उस टाइम पे 15 बिलियन डॉलर का था। अगर बात की जाए 2013 से लेकर 23 के बीच में गारमेंट एक्सपोर्ट जो है वियतनाम की 82% लगभग ग्रोथ हुई है, और यहाँ पे आके रुकी है 33.4 बिलियन। जबकि बांग्लादेश की अगर बात करें उसमें भी 70% की इंक्रीमेंट देखने को मिली है, और यहाँ पे 43.8 बिलियन डॉलर पे आके रुकी है। चाइना की तो बात ही छोड़ दो, वहाँ पे 114 बिलियन डॉलर गारमेंट की जो है उसी साल में एक्सपोर्ट हुआ है। अब बात करें इंडिया की, तो प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव जो स्कीम है वो कहीं ना कहीं टेक्सटाइल के लिए लॉन्च किया गया था सेंटर के द्वारा 2021 में, और वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। फेल टू इट ग्रैंड ट्रैक्शन एंड इन्वेस्टर्स। और यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या करने की जरूरत है, मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, इफेक्टिव तरीके से थिंक टैंक के तरीके से ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव करने की जरूरत है, और जिससे कि हम लोग किस तरीके से ये इस तरह की कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो, या इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन हो, या डोमेस्टिक इंटरेस्ट हो, कहीं ना कहीं जो हिंडर इंडिया गारमेंट्स एक्सपोर्ट्स वगैरह है उसको किस तरह से बढ़ाया जाए, उस पर बात होनी चाहिए। ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं अपनी कंसर्न भी जाहिर करती है किस चीज पे, कि किस तरीके से इंडिया में गारमेंट जो है बढ़ेगी, और टेक्सटाइल इंपोर्ट जो है रिसेंटली जो देखने को मिला है उस चीज को भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ाइए। जिसमें अगर बात की जाए 9.2 बिलियन डॉलर की,
कैलेंडर ईयर 2023 में कि किस तरीके से इंडिया को ग्रो करनी होगी। अगर बात की जाए एक्सपोर्ट जो स्लाइड है वो ज़्यादा, देखिए इतना पहले क्या था, इट वॉन्ट दैट दिस टैली कुड राइज फास्टर इफ एक्सपोर्ट स्लाइड नॉट अरेस्टेड। इसमें जो दिक्कत आ रही है, मेन दिक्कत कहाँ पे आ रही है आपको, बैरियर में, यानी कि जो मटेरियल इंपोर्ट की जो नॉर्म्स हो गए, कस्टम्स हो गए, इनमें आती है। और इसका सीधा इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करें, इम्पैक्ट पड़ता है आपके इन्वेस्टर पे, आपके लोगों पे, आपके वर्किंग पे, आपकी इफिशिएंसी पे, ठीक है, और आपकी इकोनॉमी पे। अगर एक्सपोर्ट ठीक से नहीं होगा, इंडिया के गारमेंट एक्सपोर्ट ठीक से नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्वेस्टर को वो पेस ही नहीं मिलेगा जिसमें वो इन्वेस्ट कर सके, लोगों को जॉब ही नहीं मिलेगा जिसपे वो वहां जाके कर सके, वर्किंग कहीं ना कहीं कैपिटल आपकी कम होगी, यानी कि आप जो एसेट्स में खर्च करना चाहते हो वो कहीं ना कहीं कम होगी, इफिशियंसी, आपकी इफिशियंसी भी कम होगी। अगर एक्सपोर्ट ही नहीं होंगे तो आप काम ही नहीं करोगे, काम नहीं करोगे तो इफिशियंसी कम, और इफिशियंसी कम तो इसका मतलब इकोनॉमिकल जो कंडीशंस है आपके एक्सपोर्ट सेक्टर में कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। आप चाहे कितने भी प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव ले आओ, अगर आप उसको जो एक्सपोर्ट है उसको अगर ठीक तरीके से मेजर ना किया जाए तो ये और ज़्यादा बदतर से बदतर हो चलेगा, ठीक है। तो इससे बढ़िया है कि आप इसके जो बैरियर है उनके ऊपर काम करें और किस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटी लोगों को प्रोवाइड की जाए इस पे ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है नीट केस हियरिंग टुडे। जैसे कि आपको पता है कि 18 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट है उनमें हियरिंग हुई और जिसमें यह बताया गया कि आप 20 जुलाई 2024 को जो है 12 बजे आप नीट की तरफ से रिजल्ट घोषित करने का अनाउंसमेंट आया, ठीक है। और गवर्नमेंट ने कहा कि 2 दिन के अंदर अंदर आप जो है, यानी कि जो जजमेंट है उसमें बताया गया कि आप जल्द से जल्द नीट का रिजल्ट जो है घोषित करो। और इसके बाद नीट का रिजल्ट घोषित हो गया। घोषित होने के बाद कुछ एरिया में कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है हाइक भी दिखी और यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन जो एस्पिरेंट है उन्होंने कुछ फाइल अपील कर रखी थी। तो अगर बात करें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो इसकी कंडक्टिंग है, जो टेस्ट वगैरह लेते हैं इनके, उसकी अगर बात करें तो पब्लिक स्कोर अबाउट 23 लाख कैंडिडेट जिसमें अपीयर हुए थे नीट यूजी मेडिकल में एंट्रेंस एग्जाम में, और एक इंटरव्यून किया गया जिसमें ये फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में, रिक्वेस्टिंग की गई कि आप जो है नियरली 3.5 लाख टॉप स्कोर इन द टेस्ट को आप रीटेस्ट करें। तो इसको सुना और उसके बाद कोर्ट ने इसको हियरिंग को मैटर को जो है मंडे तक यानी कि आज के दिन तक छोड़ दिया। जो एप्लीकेशन है वो स्टूडेंट पिटीशन द्वारा नीट के पेपर लीक के बारे में बताया गया, जिसमें यह बताया गया है कि जो स्कोर है वो फेयरली हाई मार्क है इन एग्जाम में, जो कि रेंजिंग कितने पे कितने 650 टू 680 आउट ऑफ 720। और ये कहीं ना कहीं कंडक्टिंग रीटेस्ट इज नॉट इजी टास्क एंड सेवरल रेमिफिकेशन कहीं ना कहीं आता है और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कहीं ना कहीं जरूरत है इस सोच के लिए। बात की जाए 24 लाख जो अपीयर्ड हुए थे एग्जाम में, 13 लाख क्वालिफाइड हुए। टोटल नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स अगर बात की जाए 1,08,915 है। जो रीटेस्ट है उसके बाद नीड ओनली कंडक्ट फॉर ट्वाइस एंड थ्राइस द नंबर ऑफ सीट अवेलेबल। इसको कहीं ना कहीं रिड्यूस कॉस्ट ऑफ टर्म्स के टाइम में देखा जाए, मनी में देखा जाए, मैन पावर में देखा जाए और रीजनल लिमिट में देखा जाए, एप्लीकेशन ऐसा कहा जा रहा है। बात की जाए नीट यूजी 2024 की एग्जामिनेशन की, जिसमें पूरी तरह से ये ट्रीट किया गया नीट 2024 जो प्रिलिमिनरी एग्जाम्स है इसको पूरी तरह से ट्रीट किया जाए। अगर फर्दर टेस्ट कैन बी ट्रीटेड, अगर आगे की टेस्ट होती है नीट यूजी 2024 की फाइनल एग्जामिनेशन की,
अगर ऐड किया जाता है, अगर होती है तो इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में होनी चाहिए। एप्लीकेशन ने ये कहा कि 70% ऑफ एनटीए वर्क इज आउटसोर्सेस एंड करंटली सिस्टम इज अनथिंकेबल फॉल्टी। कहीं ना कहीं इसमें बताया जा रहा है कि 75% जो है एनटीए का वर्क जो है आउटस्कोर हो चुका है और ये फॉल्टी हो चुका है। यहाँ पे कॉपी एलिगेशन भी लगाए गए कि एक एनटीए की जो स्कोर पब्लिक किया गया और उसके बाद ये रिवील किया गया 22% जो है अब 264 कैंडिडेट हु अपीयर फ्रॉम दिल्ली पब्लिक स्कूल सेंटर रेवाड़ी हरियाणा में, उनको 600 मार्क्स स्कोर ओवर 600 मार्क्स। सोमलता जो कि 54 ईयर की है, उन्होंने अपने कैंडिडेट की मदर है, एक कैंडिडेट की मदर है, उन्होंने एलिक किया कि वहां पे स्टूडेंट जो है कॉपी कर रहे थे। वहां पे उनके जो डॉटर है नीट यूजी की एग्जाम दे रही थी और उसने भी बताया कि वहां पे आपस में कंसल्टिंग भी चल रहा था। तो देखिए इससे पता क्या लगता है, देखिए इससे पहली बात तो जो स्टूडेंट जो मेरिटियस स्टूडेंट है उनके साथ नुकसान होता है। वो जिस सीट को पाना चाहते हैं एक्चुअली उनको वो सीट नहीं मिल पाती है। अगर इस तरह के धांधली होगी तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो एक्चुअली में जो स्टूडेंट मेरिटियस स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं आगे नहीं आ पाएंगे और जिससे हमारे जो रिसोर्सेस है वो हैम्पर होते चले जाएंगे। हमें डॉक्टर की अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, मेहनती डॉक्टर की जरूरत है, ना कि जो सिफारिश लेके आए या फिर किसी तरह से आए। अगर हम एम्स के एडमिशन के लिए कह रहे हैं यानी कि नीट के एडमिशन डॉक्टर के एडमिशन के लिए कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें अच्छी क्वालिटी के डॉक्टर चाहिए, मेहनती डॉक्टर चाहिए, ना कि जो कि चीटिंग करते या ऐसे ही आ गए। तो उसके लिए मेरिटियस स्टूडेंट को कहीं ना कहीं आगे आना ही पड़ेगा। और इस तरह की अगर चीटिंग वगैरह होती रहेगी, इस तरह की स्कैम वगैरह होते रहेंगे तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं स्टूडेंट के ऊपर पड़ेगा और आगे इन सब चीज़ों पे कहीं ना कहीं विश्वास जो है थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है बेल कैन नॉट बी डिनाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ सीरियस चार्जेस। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि जो सीरियसनेस चार्ज है जिसमें यह बताया जा रहा है कि फैक्टर जो है उसमें अगर कोई ऐसा फैक्टर मिलता है सीरियसनेस चार्ज में तो कैन नॉट बी द फैक्टर टू डिनाई बेल अंडर ट्रायल नोर कोर्ट इम्पोज फ्रिकिस बेल कंडीशंस। यानी कि बेल को डिनाई नहीं किया जाता सीरियस चार्ज में। ठीक है, अगर आप बेल मना कर रहे हो किसी सीरियस चार्ज में तो ये भी दिक्कत है। तो एक बेंच ऑफ जस्टिस जेबी पर्डीवाला और उज्जवल भुयान ने ऑर्डर दिया शेख जावेद इकबाल को, जो एक आदमी है यूएपीए के अंडर में अरेस्ट हुआ था 9 साल पहले और वो बेल पे बाहर रहने की बात कर रहा था। लेकिन ये जो दूसरी डिसीजन आई है जिसपे राइट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनल लिबर्टी ओवर द स्टेट क्लेम करता है कि बेल शुड नॉट बी मेड इजी व्हेन सीरियस क्राइम वाज इन्वॉल्व। जब सीरियस क्राइम इन्वॉल्व है तो आपको बेल नहीं दिया सकता है। लेकिन अब क्या है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने चेंज किया, बेल कैन नॉट बी डिनाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ सीरियस चार्ज। बेल को डिनाइड नहीं किया जाता है। बेल कैन नॉट बी डिनाइड ओनली ऑन द ग्राउंड दैट द चार्जेस आर वेरी सीरियस तो देयर इज नो एंड इन साइट ऑफ ट्रायल। अगर ट्रायल नहीं होती है तो आप बेल डिनाई नहीं कर सकते। सीरियसनेस और चार्ज की बात करें तो कहीं ना कहीं बैलेंस करता है आपके दूसरे फैक्ट को, जैसे कि पीरियड ऑफ कस्टडी कितने दिन का सफर्ड रहा है और पीरियड ऑफ विच जिसमें ट्रायल को एक्सपेक्ट किया गया था कंप्लीट हो जाने को लेकिन नहीं हुआ। एक अंडर ट्रायल जो एक अंडर ट्रायल है एक फंडामेंटल राइट्स करता है जिसमें कि इनको स्पीडी ट्रायल की बात करता है। किस ट्रायल की? स्पीडी ट्रायल की। अगर कोई भी ट्रायल नहीं हुआ है अंडर ट्रायल में है तो उसके लिए एक स्पीडी ट्रायल होनी चाहिए। अगर एलिगेट ऑफेंस है और सीरियस है तो ये जरूरी है कि जो प्रोसिक्यूशन है वो इंश्योर करे कि जो ट्रायल है वो एक्सपेडिशन किया जाए, जल्द से जल्द कंक्लूड किया जाए। जो ये आदमी है वो अरेस्टेड हुआ है नेपाल इंडिया बॉर्डर में फेब 2015 में, जिसमें एलिग लगाया गया कि जो फेक करेंसी
यानी कि 23 लाख रुपीज इंडिया में पाए जाते हैं। तो इस तरह के इधर उधर कर रहा था। तो ये जो आदमी है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद में लगाई, लेकिन इनको बेल को डिनाई कर दिया गया। तो इसी पे जस्टिस बीएन ने नोट किया कि जो स्टेटमेंट है, ओनली 2 विटनेस हैज बीन रिकॉर्डेड इन ऑल दिस ईयर, इस अब तक में देखा जाए सिर्फ 2 ही विटनेस को कहने की रिकॉर्ड किया गया। तो उस हिसाब से देखा जाए ये आदमी अभी भी अंडर ट्रायल है और आप इसको बेल नहीं दे रहे हो, यानी कि 9 साल हो गए आप इसको बेल दे ही नहीं रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को कहीं ना कहीं कर्टेल करता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे एक मैप जिसमें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ताइवान। और कल मैंने एक आपको मैप करवाया था जिसमें मैंने ब्लैक सी के बारे में बताया था। ब्लैक सी से रिलेटेड जो भी चीज मैंने कल बताया था रिलेटेड, उसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कमेंट सेक्शन में बताना है उसके बॉर्डरिंग कंट्री, कौन कौन से माउंटेन्स है, कौन कौन से स्ट्रेट है, ठीक है, कौन कौन से सी है, एज ऑफ सी, ठीक है, इस तरह की जो चीज है वो आपको बताना है। चलिए आज बात करते हैं ताइवान की। ताइवान जो है वो ईस्ट में है हांगकांग यानी कि चाइना, मकाऊ, और आपके साउथ में है फिलीपींस, ऊपर है आपका जापान, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशियन से ताइवान जो है घिरा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे तपेई इसकी क्या है, कैपिटल है। ताइवान किस वजह से फेमस है ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, क्या चीज, क्या एक्सपोर्ट करने में। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल है। देखिए आर्टिकल पढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस तरह के आर्टिकल जो है हम लोग डेली लेके आते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आप अभी सब्सक्राइब करेंगे तो कहीं ना कहीं लाइक करेंगे तो इस तरह की मोटिवेशन हमें और मिलता रहेगा और भी हम लोग वीडियोस पे काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज मूविंग अहेड विद द विजन ऑफ डेवलपमेंट एंड हेरिटेज। क्या बताया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने संडे को ये कहा कि इंडिया जो है वो मूव कर रहा है डेवलपमेंट एज वेल एज हेरिटेज, यानी कि विकास के साथ साथ विरासत की तरफ। यहाँ पे प्रमोटिंग किया ग्लोबल कॉर्पोरेशन की, इंगेजिंग कर रहे हैं लोकल कम्युनिटी की हेरिटेज कंजर्वेशन एफर्ट के लिए। मतलब आप अगर हेरिटेज कंजर्वेशन की बात करते हो तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कम्युनिटी है जो कि उस चीज को आगे बढ़ा सकती है। इंडिया का क्लेरियन कॉल है कि वर्ल्ड जो है आए, इकट्ठा हो और प्रमोट करे एक दूसरे की हेरिटेज को और स्पिरिट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर को। इंडिया कहीं ना कहीं इनॉग्रेटेड कर रहा है 46 सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को नेशनल कैपिटल यानी कि दिल्ली में। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो है वो एनुअली मीट करती है और इनका रिस्पॉन्सिबल होता है कि मैनेजिंग करे सभी मैटर्स को जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड है, और डिसाइड करती है किस साइट को इंस्क्राइब करना यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। इंडिया जो है होस्टिंग कर रहा है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग को पहली बार, और इंडिया का विजन है डेवलपमेंट एज वेल एज हेरिटेज, यानी कि विकास भी और विरासत भी। प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे कहा है 350 हेरिटेज आइटम्स जो है वो फिर से लाया जाएगा रिसेंट टाइम में, और दिस रिटर्न एंड एंशिएंट हेरिटेज आर्टिफैक्ट डिस्प्ले ग्लोबल जेनरसिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर हिस्ट्री। यहाँ पे अगर बात की जाए नॉर्थ ईस्ट इंडिया की हिस्ट्रिक मैडम की बात की है, जिसमें इन्होंने नॉमिनेटेड करने की बात की है यूनेस्को पॉपुलर हेरिटेज लिस्ट में। और इंडिया का ये जो है इंडिया का 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट हेरिटेज साइट है जिसको कल्चरल हेरिटेज स्टेटस जो है मिला है। इंडिया की हिस्ट्री और सेंस ऑफ हिस्ट्री की बात करें तो पुरानी है और बहुत ही ज्यादा इलेबोरेटेड और नॉर्मल है, और कहीं ना कहीं नई पर्सपेक्टिव जो है यहाँ पे विटनेस करते हैं कि किस तरीके से यहाँ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है, नई डेवलपिंग होते हैं, तो ये सारी चीजों को बताया गया है। ठीक है, अगर बात की जाए
सिनोली इन उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पे डिस्कवर किया गया 400 साल पुराना एक ओल्ड हॉर्स ड्राइवन कैरियोट को, और ये कहीं ना कहीं डिस्कवरीज कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस दे रही है इंडिया को, देयर इज नीड टू प्रेजुडाइज फ्री न्यू कॉन्सेप्ट। तो नई कॉन्सेप्ट के बारे में ये बताता है। ठीक है, तो ये था इंडिया की जो डेवलपमेंट और हेरिटेज की विजन के बारे में। चलिए, तो आई होप कि आपको आज का आर्टिकल जो है अच्छा लगा होगा। अगर आर्टिकल अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।